Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection of Unit 2. Unit 2 is from Block 4, MPCE 021, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. Today we are going to study about origin and different types of personality. ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम ये बात करेंगे कि कौन कौन सी पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं और हम इनके डिटेल्स जानेंगे हर एक पर्सनालिटी टाइप के। आप इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में बताएं कि ऐसी क्लासेस हैं जिसमें हम पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं एमएपीसी के तीनों स्पेशलाइजेशन के। आज हमें बात करनी है कि कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी होती हैं और उनके पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है वो DSM-4 में दिया गया है। अगेन DSM-4 का फुल फॉर्म बता दूं, DSM-4 का फुल फॉर्म है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ द मैनुअल, एंड ये 4th एडिशन है जिसका टेक्स्ट रिवीजन मतलब रिवाइज किया हुआ, उसका टेक्स्ट फिर से रिवाइज किया गया है। और लेकिन ये किसने बनाया है, DSM-4 किसने बनाया है, वो है अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन। ये DSM का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। और ये 4th एडिशन टेक्स्ट रिवीजन जो उसका हुआ है उसके ऊपर की ये डेफिनेशन बताई है कि जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है वो इस तरह का डिसऑर्डर होता है जिसमें जो पर्सन है जिसको डिसऑर्डर है उसमें एक पर्टिकुलर बिहेवियर देखने के लिए मिलते हैं। कुछ बिहेवियर्स होते हैं जो उनके कल्चर में जैसे इंडिविजुअल्स बिहेव करते हैं या इंडिविजुअल्स एक्सपेक्ट करते हैं, उसके कल्चर में जैसा एक्सपेक्ट किया जाता है उससे हटके वो बिहेव करता है और वो दिखता है। ऐसा नहीं कि भाई किसी को लग रहा है किसी को नहीं लग रहा, सबको लगता है कि ये हमारे कल्चर के हिसाब से बिहेवियर नहीं है। दूसरा, ये हमेशा वैसे ही चलता रहता है हर एक किसी एक्टिविटी में, चाहे ज़्यादातर एक्टिविटीज़ में उसी पर्टिकुलर स्टाइल का बिहेवियर आपको दिखेगा। परवेजिव होता है, जैसे मैंने पिछली बार आपको परवेजिव एंड इनफ्लेक्सिबल का फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि इनफ्लेक्सिबल का क्या मतलब होता है, परवेजिव का क्या मतलब होता है। परवेजिव होता है जो बचपन से देखते आ रहे हैं उसमें ऐसा है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एडोलेसेंस, लेट एडोलेसेंस या फिर अर्ली एडल्टहुड के टाइम पे स्टार्ट हो जाता है इस तरह का बिहेवियर। कई लोगों में चाइल्डहुड से भी देखा जाता है ये इस तरह का बिहेवियर जो हम अपने कल्चर से एबनॉर्मल समझते हैं। इनफ्लेक्सिबल मतलब हर एक सर्कमस्टांसेस में आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो सोशल है, चाहे पर्सनल है, चाहे ऑक्यूपेशनल है। हर जगह ये देखने के लिए मिलता है और ये काफ़ी स्टेबल होता है पूरे ओवर द टाइम, यानी दिन से लेकर रात तक आपको वैसा दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि जिस दिन ड्रंक है उस दिन कर दिया और बाकी दिन नहीं किया, ऐसा नहीं है। बिना ड्रंक हुए भी वो इंसान उसी तरह की एक्टिविटी करता है। अच्छा, ऐसा करने से हमें क्या दिक्कत है, वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्यों माना जाएगा? वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इसलिए माना जाएगा क्योंकि उसकी वजह से वो इंसान को तो डिस्ट्रेस होता ही है, इम्पेयरमेंट उसकी लाइफ में होता ही है, साथ में बाकी के जो लोग हैं उनको भी उस चीज़ से परेशानी होती है। ये जो माल एडेप्टिव पैटर्न होता है किसी भी चीज़ को परसीव करने का, मतलब किसी चीज़ को किस तरीके से वो इंसान लेता है और उसके बदले वो दूसरों के साथ किस तरह का बिहेव करता है, कोई भी स्ट्रेसफुल सर्कमस्टांसेस में वो किस तरह का बिहेव करता है, ये हमेशा लॉन्ग स्टैंडिंग रहता है उनका बिहेवियर। मतलब हमेशा से ऐसा ही देखा गया है कि वो कोई भी सिचुएशन है वो पर्टिकुलर वे में एक्ट करता है। अगेन 10 पर्सनालिटी डिसऑर्डर ऐसे हैं जिनको हमने 3 क्लस्टर्स में डाला है DSM-4 में। क्लस्टर्स कौन कौन से हैं? क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्लस्टर ए में क्या आता है, क्लस्टर बी क्या है और क्लस्टर सी क्या है। आज हम सिर्फ पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो टाइप हैं, टोटल 11 है, उन सब के बारे में हम समझेंगे। एंड उनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो क्लस्टर ए, क्लस्टर बी या क्लस्टर सी में पाई जाती हैं। अब ये तो आपको पता चल गया DSM-4 में 3 क्लस्टर्स है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के, क्लस्टर ABC। और ये जो डिसऑर्डर पैटर्न की जो हम बात कर रहे हैं, अब क्योंकि क्लस्टर के बारे में आज हम बात नहीं कर रहे हैं, आज सिर्फ मुझे रफली बताना था कि DSM-4 में 3 क्लस्टर है, दैट इज़ ऑल। बाकी इन क्लस्टर्स में क्या आता है, कौन से डिसऑर्डर है, वो अगले आने वाले वीडियोज़ में आप देख लेंगे। आज हम सिर्फ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स कैसे आप पहचानेंगे एंड दूसरा कौन कौन से टाइप्स के होते हैं वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं।
जो डिसऑर्डर्ड बिहेवियर का पैटर्न होता है वो हम रिलेटिवली फिक्स होता है, इनफ्लैक्सिबल होता है, लाइफ लॉन्ग उसका स्ट्रेस के बदले वो इंसान किस तरह का रिएक्शन देता है वो हमेशा वैसा का वैसा ही होगा। एक कुछ पर्टिकुलर स्टाइल्स होंगी उस पर्सन के बिहेव करने के लिए, और जब भी उसको स्ट्रेस होता है तो उस तरह की एक्टिविटी शो करेगा। तो रिपीटिटिव होगा, माल अडेप्टिव होगा। रिपीटिटिव मतलब बार बार होगा उसी तरह का बिहेवियर। माल अडेप्टिव मतलब वो सुटेबल नहीं होगा क्योंकि उससे डिस्ट्रेस होगा, परेशानी होगी लोगों को। एंड फ्रीक्वेंटली आपको देखा जाएगा इस तरह का बिहेवियर होगा जो सेल्फ डिफीटिंग पैटर्न होगा, खुद को भी क्रिटिसाइज करने वाला पैटर्न होगा, और इम्पल्सिस को इनएडिक्वेटली हैंडल करने वाला होगा। मतलब कि हो सकता है गुस्सा करने वाली बात ना हो लेकिन बहुत एग्रेशन दिखा दिया, या गुस्सा करने वाली बात हो और बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। तो इस तरह के एबनॉर्मल इनएडिक्वेट बिहेवियर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। जहाँ उसको दौड़ के किसी को बचाना था तो वो खड़ा ही रह गया, धीरे धीरे चलता रह गया, होने दो जो हो रहा है, मन नहीं हो रहा उससे कुछ, वो नहीं कुछ नहीं कर पाएगा। तो तरह तरह की पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, बट वो इनएडिक्वेट हैंडलिंग होगी स्ट्रेस की या इम्पल्सिस की। और इनअप्रोप्रिएट फीलिंग्स भी होंगी, रिस्ट्रिक्टेड इम्पल्सेस भी देखने के लिए मिलेंगी, रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर देखने के लिए मिलेगा। यानी कि एक नॉर्मल जो हम मानते हैं डेफिनेशन उससे हट के वो एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी। उसके स्ट्रेस को लेकर तरह तरह के आ सकते हैं रिएक्शंस, और लिमिटेड वैरायटी ही देखने के लिए। लिमिटेड वैरायटी का मतलब है कि एक पैटर्न आप नोटिस करेंगे जो वो इंसान हमेशा शो करता है, और वो हर सिचुएशन में शो करेगा, जहाँ वो सुटेबल हो या ना हो, लेकिन वो हर एक सिचुएशन में उस तरह का पैटर्न शो करेगा। अगर उसको ये लगता है कि उसने कोई फेलियर फेस कर लिया अपनी लाइफ में, तो उससे वो कोप नहीं कर पाएगा और उसको एंग्जाइटी हो जाएगी। वो बहुत टाइम तक तो डिनायल करेगा या एंग्जाइटी शो करेगा, या फिर साइकोटिक बिहेवियर्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे ऐसे लोगों में जब ये कोई चीज़ ढंग से हैंडल नहीं कर पाते। अगर एनवायरमेंटल फ्रस्ट्रेशंस नहीं है तब तो इनका एंग्जाइटी या इमोशनल सिम्टम या मेंटल सिम्टम आप माने वो बहुत कम रहेंगे। यानी कि जब आराम वाली कंडीशन है, एनवायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन कुछ नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, तो ये नॉर्मली बिहेव करेंगे। और इनका बिहेवियर पैटर्न जो होगा वो ईगो सिंक्टोनिक होगा। ईगो सिंक्टोनिक का मतलब होता है वो पर्सन अपने आप को नॉर्मल समझता है और वो बिल्कुल सोचता है कि जो भी उसने किया है वो बिल्कुल सही किया है, उसमें कोई फ्लॉ नहीं है, एंड उसको बिल्कुल किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उसको लगेगा। और ये जो लोग होते हैं जो इस तरह का ईगो सिंक्टोनिक एक्टिविटी शो करते हैं, ये अक्सर अपनी एंग्जाइटी या डिस्कम्फर्ट के लिए हेल्प लेना पसंद नहीं करते। हार्डली दे विल गो फॉर ट्रीटमेंट फॉर देयर एंग्जाइटीज़ और डिस्कम्फर्ट। इसके लिए कभी वो ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे नहीं। अगर मान लो उनके फैमिली मेम्बर्स या सोसाइटी के किसी मेम्बर ने इनको ज़बरदस्ती भेज दिया क्योंकि उनको लगता है कि वो इस पर्सन के साथ हार्मनी से नहीं रह पा रहे, तब ये ज़रूर ट्रीटमेंट के लिए इनको जाना पड़ता है। अदरवाइज ये कभी एग्री नहीं करते कि इनके साथ कोई प्रॉब्लम है। अगर ये पेशेंट हेल्प लेने आता भी है तो वो यही बोलता है कि एनवायरनमेंट ऐसा था इस वजह से ऐसा हुआ, वरना मैं ऐसा नहीं हूँ। और जब भी उसके सिम्टम्स या कॉन्फ्लिक्ट्स हम देखेंगे तो वो न्यूरोटिक होंगे, नॉर्मल नहीं होंगे। पर्सनालिटी डिसऑर्डर को जब डायग्नोसिस की बात आती है तब बेसिकली हम उसके बिहेवियरल मैनिफेस्टेशंस को देखते हैं, उसके पैटर्न को नोटिस करते हैं, यानी किस तरह के वो बिहेवियर करता है उसको नोटिस करते हैं, पैटर्न्स को देखते हैं। उसके जो सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या डिस्ट्रेस है उसको भी वो जल्दी से हमें पता नहीं चलते। हमेशा हमें खुद ध्यान देना पड़ेगा, वो खुद से नहीं बताएगा कि भाई उसको क्या हो रहा है या ऐसे। लो सेल्फ एस्टीम इनमें देखने के लिए मिलेगी। पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगी। पॉजिटिव मतलब हमेशा उनको ये लगेगा दे आर नॉट कंप्लीट, कुछ कमी है उनके अंदर। वो अपने आप को हमेशा कभी इनफ नहीं समझेंगे, हमेशा अपने आप को कम में देखेंगे ऐसे लोग। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा दिखेगा। और हमेशा इंटीमेट रिलेशनशिप को भी बहुत ऊपर ऊपर से निभाएंगे, मतलब कुछ डेप्थ में इनके रिलेशनशिप नहीं होते। और इनको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट को रखे रहना, कंटिन्यूसली रखे रहना इनको बड़ी मुश्किल होती है, ये नहीं रख पाते। इनका फ्रस्ट्रेशन लेवल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये हमेशा किसी को थैंक्स बोलने में कतराते हैं, भागते हैं, इनको बड़ी मुश्किल होती है ये किसी को ग्रेटिफिकेशन शो करने में। ये कभी किसी भी चीज़ के लिए थैंकफुल नहीं होते। ये अपने एक्सपीरियंसेस से भी नहीं सीख पाते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन है जो इनमें देखी जाती है, और इसीलिए ये चेंज होने को डिनाई करते हैं।
अच्छा, इसका कॉज क्या है, कॉज के लिए अलग वीडियो बनेगा, आपको कल मिल जाएगा, लेके अगले दिन मिल जाएगा। जो अभी फ्रेश देख रहे हैं, अदरवाइज जो बाद में देखेंगे उनको तो सब कुछ बना बनाया मिलेगा। एनीवेज जो कॉजेज़ इनमें छोटा सा इन्होंने एक पैराग्राफ में यहाँ बताया, अदरवाइज कॉजेज़ का अगले वीडियो में डिटेल में बताया गया है। इसका अननोन है कॉज, लेकिन कहा जाता है कि जीन्स भी रोल प्ले करते हैं, जैसे कि शिज़ोइड, साइक्लोथिमिक एंड एंटी सोशल पर्सनैलिटीज़ में ऐसा देखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर होते हैं। तो इनका जो अर्ली एक्सपीरियंस रहा है बचपन का, या इनकी जो जिस तरह की कंडीशनिंग हुई है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। इनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बचपन में कैसे थे, वो भी एक रीज़न हो सकता है कि क्यों वो इस तरह से रिजिडली बिहेव करते हैं, इनके डिफेंसेस इस तरह के क्यों हैं, क्यों इस तरह के बन गए, वो सब। Now we are going to start with all the personality disorders that are mentioned here. फर्स्ट है पैरानॉइड पर्सनैलिटी। दे आर टोटल 11 हैं, सबको एक एक दो दो पैराग्राफ में दिया हुआ है, छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। पैरानॉइड पर्सनैलिटी जो है ये क्लस्टर ए में आती है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था DSM-4 ने 3 क्लस्टर्स में ABC में बांटा था। ए क्लस्टर में पैरानॉइड पर्सनैलिटी भी आती है। तो ये लोग कौन होते हैं, पैरानॉइड पर्सनैलिटी को आप कैसे समझेंगे। इससे पहले कि मैं इसको समझाऊँ, आप देखें यहाँ पिंक हाईलाइट है, जहाँ पर ये पिंक हाईलाइट है मतलब ये वो पोर्शन है जो एग्ज़ाम में आ चुका है और आगे भी एग्ज़ाम में आएगा। मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो, अगर मैंने धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया तो आपका सिलेबस होगा नहीं और ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा एंड सुनने वाले सो भी जाएंगे। थोड़ा फास्ट बोलने का ये भी है कि आपका जो दिमाग का ये है, आपका जो ब्रेन की इम्पल्सेस हैं वो फास्ट चले, सर्किटरी न्यू बनती है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे ब्रेन में सर्किट्स बनना शुरू हो जाते हैं, न्यू सर्किट्स, और उससे आप ज़्यादा इंटेलिजेंट होते जाते हैं। सो जितना फास्ट चलाएंगे उतना आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। सो मेन आइडिया इज़ दिस। नाउ पैरानॉइड पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे। पैरानॉइड पर्सनैलिटी ज़्यादातर हाइपर सेंसिटिव होते हैं। हाइपर सेंसिटिव मतलब ओवर सेंसिटिव हो जाना, बहुत जल्दी सेंसिटिव हो जाता है किसी भी चीज़ को लेकर। इनको दूसरों पे हमेशा शक रहता है, उनको ये लगता है कि दूसरों का ज़रूर कोई मोटिवेशन है इनसे बात करने का या इनसे मिलने का, या इनको हंस के बोलने में भी उनको शक होता है। इसके ऊपर मैं अलग से पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ जो MPCE011 में आया होगा, आप वहाँ से भी थोड़ा और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। आज और आप जो थंबनेल देखेंगे उसी में ही मैं नाम इसलिए मेंशन करती हूँ कि आप लोगों को डाउट प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में। आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे और कोड के हिसाब से देखेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो इस तरह के मिल जाएंगे जो इसी से रिलेटेड होंगे। ये लोग जो होते हैं बहुत रिजिड होते हैं, इनफ्लेक्सिबल बिहेवियर शो करते हैं, मतलब बहुत पुअरली रिएक्ट करते हैं क्रिटिसिज्म को, और कोई भी उनको कोई सजेशन दे दे चेंज होने के लिए तो भी ये बहुत गंदे तरीके से रिएक्ट करते हैं। ये कोई एक पैटर्न होता है इनका बिहेवियर का, उसी को ये फॉलो करते हैं। ये अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि दूसरे लोगों का गलत मोटिव है उनके प्रति, और ये इनके ऊपर कुछ भी आ जाए, कुछ गलत हो जाए इनके साथ, तो ये बोलते हैं कि इनके साथ बुरा इसलिए हुआ, दूसरों की वजह से हुआ। तो दूसरों को ये ब्लेम करना शुरू कर देते हैं इनके साथ कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो। इनके जो ट्रेड्स होते हैं ये इस तरह के होते हैं कि जैसे कि ये हमेशा अनएक्सेप्टेबल समझते हैं खुद को। ये डेंजरस भी हो सकते हैं, ये ऐसा भी समझते हैं कि दूसरे लोग उनके लिए डेंजरस हैं, और डीमीनिंग, हमेशा डीमीन करते हैं किसी को भी, कोई भी इनसे कोई बात करे तो ये वैसा बिहेव करेंगे कि ये इनकी ज़रूर गलत मीनिंग निकालेंगे, मतलब हर बात का। इनका सस्पिशियस एटीट्यूड देखने के लिए मिलेगा, जैसे मैंने पहले बताया दूसरों पे शक करते हैं, और इसकी वजह से इनमें एग्रेसिव फीलिंग्स होती हैं। इनका जो बिहेवियर होता है वो भी इसी तरह का होता है कि ये अकेले रहना पसंद करते हैं। इनकी सेल्फ एडिक्वेसी की सेंस होती है हमेशा। ये सोचते हैं कि मैं ठीक हूँ जैसा भी हूँ, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, इस तरह के सोच के बैठते हैं ये। इनका सेल्फ एस्टीम भी इम्पेयर्ड होता है, ये कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं, कभी बहुत कम समझने लगते हैं, ऐसे फ्लक्चुएट करता है। इनका जो बिहेवियर होता है ये इस तरह से होता है कि ये दूसरों को ये बताते हैं कि वो बहुत एडिक्वेट है, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, और अपने आप को वर्दी समझते हैं हर चीज़ का, मतलब वो वर्थ इट है, मतलब उनमें वैल्यू है, उनकी कोई वैल्यू है, इस तरह का ये शो करते हैं।
और कभी कभी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर ये एक्सेजरेट भी हो जाता है, बहुत बढ़ चढ़ के अपने आप को वर्दी शो करने लगते हैं, अ, और दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करने लगते हैं, अपने आप को महान और दूसरे को छोटा, इस तरह की हरकतें करते हैं। ये हो सकता है ये लोग जो पैरानॉइड पर्सनालिटी होते हैं ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो, कंसीटियस मतलब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड टाइप के हो, लेकिन इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ये बहुत फिक्सेटेड होते हैं, मतलब एक चीज़ जो पैटर्न है उनका उसी के हिसाब से वो काम करते हैं, बात करते हैं, लोगों को जज करते हैं, लेकिन ये हाईली एफिशिएंट एंड कंसीटियस हो सकते हैं। इनकी जो पावर और रिकॉग्निशन है ये भी ये लोग अचीव कर लेते हैं, ऑल बिकॉज ये लोग अपने आप को बहुत समझते हैं। तो वो जो सेल्फ एफिकेसी वाली बात होती है वो इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे होती है, दैट इज़ वाई। और अक्सर ये क्यों ऐसा अचीव कर पाते हैं, ये एक तो ये तो था ही, दूसरा ये कि सेल्फ एफिकेसी के अलावा ये अपना सेंस ऑफ ह्यूमर को मेंटेन करते हैं, और इनमें है ना एक और सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता इनमें, और दूसरा ये रिलैक्स जल्दी से नहीं होते हैं, ये हमेशा है ना रेस्टलेस दिखाई देंगे आपको, और बहुत सीरियसली काम करते हैं, मतलब टाइम टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल वो नहीं होता इनका इंटेंशन। इनका सस्पिशियसनेस एंड हॉस्टिलिटी की अगर बात करें तो इसकी वजह से ये दूसरों को रिजेक्ट करते रहते हैं, किसी के साथ रिश्ते नहीं बना पाते हैं, और ये अपनी ओरिजिनल फीलिंग को जस्टिफाई भी करते हैं कि जो जैसा वो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, उनको चेंज करने की कोशिश भी ना करें। और दूसरा किस तरह से सोचता है उसको समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते, इनको इनको लगता भी नहीं है कि दूसरों को समझना ज़रूरी है या कुछ इस तरह का। तो ये सिर्फ अपनी दुनिया में रहते हैं, शक करते हैं, और ह्यूमरस नहीं होते हैं, और इस तरह के रिलैक्स भी नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट पर्सनैलिटी साइक्लोथिमिक पर्सनैलिटी, इसके बारे में मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ एक वीडियो में, थोड़ा सा मैंने बताया था। जिन्होंने पहले वीडियो देखी होंगे उनको मालूम होगा, साइक्लो मीन्स साइक्लिक ऑर्डर में चलने वाला। तो साइक्लोथिमिक पर्सनालिटी वो होती हैं जिन जो ऑल्टरनेटिंग और रिकरेंट स्टेट होता है डिप्रेशन एंड इलेशन का, यानी कि कभी डिप्रेस हैं तो कभी बहुत खुश हैं, फिर डिप्रेस हो गए फिर खुश हो गए, तो ये एक साइक्लिक ऑर्डर में चलता रहता है ऑल्टरनेटली, और बार बार होता है ऐसा। तो इसलिए साइकोथिमिक पर्सनैलिटी मानी जाते हैं। जब ये खुश रहते हैं तो ये बहुत एक्टिव होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, बहुत एम्बिशियस होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव दिखाई देंगे, और एंथुसियास्टिक भी होंगे, बहुत एनर्जी होगी इनमें, हाई लेवल होगा एनर्जी का। और ये ग्रेगेरियस होते हैं जब भी ये इलेटेड होते हैं, यानी कि बहुत खुश होते हैं तब। ग्रेगेरियस मतलब बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, इस तरह से बहुत सारे दोस्त बना लेना, और बहुत सारे लोग इनसे अट्रैक्ट भी हो जाते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी देख के और इनका एंथुसियाज्म देख के बहुत सारे लोग इनसे अट्रैक्ट भी होते हैं, और बहुत फैंटास्टिक मानते हैं इनको। लेकिन ये भी समझते हैं लोग कि ये बहुत अनप्रडिक्टेबल है और इसेंट्रिक है। इसेंट्रिक का मतलब होता है स्ट्रेंज या अनयूजुअल थॉट प्रोसेस रखना। तो ये इस तरह के होते हैं, अनयूजुअल है, इन पे आप भरोसा नहीं कर सकते, मतलब आप इस तरह की एक्टिविटी रहती है इनकी। जब ये डिप्रेस होंगे साइक्लोथिमिक पर्सनालिटी वाले, तो ये बहुत पेसिमिस्टिक हो जाएंगे, जो ऑप्टिमिज्म दिखाते थे उसका जस्ट उल्टा हो जाएंगे, इनकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, होपलेसनेस फील करेंगे, चिंता में रहेंगे हमेशा। तो ये चीज़ आपको दिखाई देगी। तो ये चेयरफुलनेस एंड सैडनेस के बीच में ये घूमते रहेंगे, मतलब कभी चेयरफुल है कभी सैड है, लेकिन नॉर्मल बिहेवियर नहीं देखने के लिए मिलेगा, इनके नॉर्मल बिहेवियर बहुत मुश्किल से दिखता है। तो ये ऐसा चलता रहता है हमेशा। अच्छा, जो इनके मूड स्विंग्स होंगे, मूड स्विंग्स भी अगेन इनके इंटरनल फैक्टर ज़्यादा होंगे मूड स्विंग के, एक्सटर्नल इवेंट्स से कोई लेना देना नहीं होता इनका, इंटरनल किसी रीज़न से वो मूड स्विंग होते रहेंगे इनके, और बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं। ऐसा नहीं कि छोटे मोटे हैं कि कभी सोच के दुखी हो जाता है इंसान, वैसा नहीं होता, इनका कुछ और ही सिस्टम होता है। ये कुछ ही बहुत ज़्यादा बहुत एक्सट्रीम में होता है इनका डिप्रेशन भी, और जो हैप्पी मूड होता है वो भी। कभी कभी ये रेगुलर स्विंग नहीं होगा, हाई टू लो मूड इस तरह से नहीं होगा, बट बहुत सस्टेन्ड डिप्रेशन हो सकता है, सस्टेन्ड यूफोरिया हो सकता है, मतलब बहुत लंबे समय तक। ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है कि एक दिन दुखी है तो दूसरे दिन सुखी है, ऐसा नहीं है। कभी लंबे लंबे समय तक, एक एक महीने तक वो बहुत खुश रहेगा, और अगली बार एक एक महीने तक दुखी दिखाई देगा, या सिर्फ 5 दिन ही दुखी दिखाई दे एंड उसके बाद फिर खुश हो जाए। तो कुछ भी हो सकता है इनका, लेकिन ये एक पैटर्न में चलती हैं चीज़ें, एक्सट्रीम्स में चलती है। नेक्स्ट पर्सनालिटी थर्ड है, वो है शिजोइड पर्सनालिटी। शिजोइड पर्सनालिटी क्लस्टर ए का पार्ट है।
ये हम जब क्लस्टर ए पढ़ेंगे तब शिज़ोइड पर्सनैलिटी के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जितना दिया है वो मैं आपको बता दूँ। ये बहुत ओवर सेंसिटिव होता है शिज़ोइड पर्सनैलिटी के लोग विड्रॉन होते हैं, मतलब लोगों के बीच में उठना बैठना पसंद नहीं करते। सिक्लूसिव होना मतलब अलग अलग रहना दूसरों, और शाई टाइप के होते हैं। ये प्रोलॉन्ग्ड रिलेशनशिप्स नहीं रखते, क्लोज रिलेशनशिप नहीं रखते, अवॉइड करते हैं किसी से उनका ज़्यादा संबंध ना बने, इस तरह के होते हैं। अगेन इनकी भी स्ट्रेंज थिंकिंग मानी गई है, और ऑटिस्टिक टाइप की थिंकिंग होती है। ऑटिस्टिक मतलब जो उम्र बड़ी हो गई लेकिन दिमाग छोटा रह गया, वैसा सोच बच्चों वाली रहना, इस तरह की होती है इनकी। इडियोसिंक्रेटिक जिसे कहते हैं। लेकिन उनको रियलिटी टेस्टिंग का लॉस नहीं होता, उनको पता होता है सच्चाई क्या है, लेकिन फिर भी उनकी थिंकिंग बच्चों जैसी होती है। ये डे ड्रीमिंग करते हुए दिखाई देते हैं, यानी दिन में सपने लेते हैं, और अपनी फीलिंग्स को ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते, डिटैचमेंट को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो ये किसी भी अपनी फीलिंग को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और जो इनका रेस्पॉन्स होता है वो एडेप्टिव रेस्पॉन्सेज होता है, वो भी लिमिटेड, और ज़्यादातर विड्रॉल टाइप के होते हैं ये। स्ट्रेस जब भी आता है तो ये विड्रॉ कर जाते हैं, मतलब कि ये कहीं अंदर कोने में बैठ जाएंगे, छुप के रोने लगेंगे, चुप चुप से रहने लगेंगे, इस तरह के होंगे ये। इस तरह के नहीं होंगे कि अपना एक्सप्रेस करे कि क्या महसूस कर रहा है, वैसे नहीं होते ये लोग जो शिज़ोइड पर्सनैलिटी के होते हैं। ये हाईली स्टाइलाइज्ड होते हैं, और इनका इंटरेस्ट भी बहुत अलग अलग टाइप का होता है। अगेन इसकी वजह से, क्योंकि ये बहुत स्टाइलाइज्ड होते हैं और डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट होते हैं इनके, तो इसीलिए ये अपने पीयर्स से सेपरेट होते हैं, यानी कि इनके जो दोस्त यार वगैरह होते हैं इनसे ये अलग अलग रहते हैं। और उनका जो अटेंशन होता है ये ए सोशल एंडेवर्स होता है, मतलब कि ये लोगों के बीच में रहने वाला इच्छा नहीं रहती इनके अंदर, ये अपने में ही रहना ठीक समझते हैं कि कैसे ये लोगों से अलग ही अपना करते रहें कुछ। नेक्स्ट पर्सनालिटी जो फोर्थ टाइप है पर्सनालिटी की, वो है एक्सप्लोजिव पर्सनालिटी। ये बहुत कॉमन आजकल लोगों में देखने के लिए, जो ये रोड रेज का मामला हो गया या कुछ ऐसा, ये एक्सप्लोजिव पर्सनालिटी के लोग होते हैं। ये इनको अचानक से ये एक्शन करते हैं, ये एग्रेसिवनेस इनकी सडन होती है, और टेंट्रम लाइक आउटबर्स्ट होता है, यानी कि टेंट्रम्स शो करते हैं बहुत ज़्यादा, ये नहीं चाहिए, वो नहीं, ऐसा ऐसा करो, मुझे ऐसा चाहिए, इस तरह का अपनी डिमांडिंग टाइप के होते हैं ये। और वर्बल और फिजिकल एग्रेसिवनेस इनमें देखने के लिए मिलती है, मतलब मुंह से भी फालतू की बातें करेंगे और एक्शन से भी करेंगे। और ये जो रिग्रेटफुल और गिल्टी वाली फीलिंग्स होती है, ये इन इंडिविजुअल्स में नहीं आती। ये अगर इनको पता भी है ना कि ये गलत है या इन्होंने गलती कर भी दी, तो भी ये उस अपने आउटबर्स्ट को कंट्रोल नहीं कर पाते। मतलब उन्हें पता है कि हाँ ये सिचुएशन में उसको ये गलत है, या इसको नहीं करना चाहिए, या इस सिचुएशन में उसने एक्ट कर दिया और ये गिल्टी है, लेकिन फिर भी वो इंसान गिल्टी महसूस करने के बाद भी वो एक्टिविटी बार बार रिपीट करेगा, मतलब अपने एक्सपीरियंसेस से नहीं सीखता ये इंसान, और अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। एनवायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन होती है तो ये बहुत जल्दी एक्साइट भी हो जाते हैं इसी वजह से। नेक्स्ट है फिफ्थ जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी, जिसे ओसीडी भी कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें ये जो ओसीडी के शिकार लोग होते हैं वो जनरली परफेक्शन एंड ऑर्डरलीनेस में बहुत बिलीव रखते हैं, हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, हर चीज़ ऑर्डर में होना चाहिए, और सोशल नॉर्म्स को कंफर्म करने की कोशिश करते हैं, कंफर्मिटी में रहते हैं, यानी कि सोशल रूल्स को रेगुलेशन को फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली। इनके पर्सनल स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं कॉन्साइंस को लेकर भी। इनको कोई भी कंफ्यूजिंग सिचुएशन आ जाए, एम्बिगुअस मतलब कंफ्यूजिंग सिचुएशन आ जाए तो इनको बहुत मुश्किल होती है डील करने के लिए। इनको हर एक चीज़ प्रॉपरली डिफाइंड चाहिए, कंपार्टमेंटलाइज्ड चाहिए, मतलब प्रॉपर रखी हुई, फाइलें भी हैं तो जगह पे रखी हुई चाहिए, अलमारी में कपड़े हैं तो वो भी जगह से सही से रखे हुए होने चाहिए और एक पैटर्न से रखे होने चाहिए। तो ये बहुत कंसेप्चुअलाइज्ड चीज़ें समझते हैं, और इनको अगर ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं तो इनको प्रॉब्लम आने लगती है। ये बहुत रिजिड होते हैं, अपनी जो भी एक्टिविटी करते हैं या कुछ भी इनको चाहिए तो बहुत वैसा ही चाहिए जैसा वो चाहते हैं। इनके इनहिबिशंस होते हैं, इनको रिलैक्स करने में डिफ़िकल्टी आती है, ये हर कहीं जाके रिलैक्स नहीं कर सकते, या वैसे भी आराम से बैठे हुए नज़र नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ काम करते हुए नज़र आएंगे। किसी भी सिचुएशन में जहाँ पे एम्बिग्यूटी है
वो इनको कंफ्यूज करता है। और सेकेंडली ये एम्बिग्यूटी को रिड्यूस करने के लिए ये हमेशा एक्टिव रहते हैं, ये सोचते हैं कि कन्फ्यूजन को जल्दी से जल्दी निपटाना है करके। अगर ये अनसर्टेन सिचुएशन में आ जाए या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आ जाए तो इनमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी देखने के लिए मिलती है। अगर ये जो डिसऑर्डर है, अगर इसको ढंग से मार्क नहीं किया गया तो ऐसे लोग हाई अचीवमेंट करते हैं, हाई पोजीशंस को अचीव कर लेते हैं, जैसे कि साइंस हो गया या एकेडमिक फील्ड हो गई, ऐसी फील्ड्स में चले जाते हैं बहुत आराम से, क्योंकि यहाँ पे वो साइंस और एकेडमिक फील्ड में ऑर्डर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि हर चीज़ ऑर्डरलीनेस से होती है इस वजह से। और इनमें हमेशा सेंस ऑफ आइसोलेशन बना रहता है, क्योंकि इनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टी आती है, जहाँ ये दूसरों पे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि इनको चैन ही नहीं पड़ता जब तक ये अपने हिसाब से चीज़ें ना करें, इनको दूसरे का काम पसंद नहीं आता। इसीलिए रिलेशनशिप में भी अगर इवन रिलेशनशिप को तो आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते, कोई स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं होता किसी भी इवेंट को लेकर, और ये लेस प्रिडिक्टेबल भी होती है किसी की भी फीलिंग, तो इसीलिए ये अनएम्बिगुअस सिचुएशन हो गई, इसीलिए ओसीडी वालों को प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो है हिस्टेरिकल या हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी। ये वो लोग होते हैं जो ड्रामेटिक होते हैं, बहुत ड्रामा करते हैं, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है इनका, इनको हमेशा लोगों से अटेंशन चाहिए होती है, या एक्साइटेबिलिटी शो करते हैं, इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी आपको देखने के लिए मिलेगी, बहुत ओवर रिएक्टिविटी भी दिखेगी, ये सेल्फ सेंटर्ड दिखाई देंगे कि हमेशा अपना काम निकालने के लिए ये इतने ड्रामा करते हैं, और हमेशा ओवर रिएक्ट करके अपना काम बनवा लेते हैं, इस तरह के होते हैं। ये प्रोवोकेटिव होते हैं, यानी लोगों को उकसाते हैं। नॉन सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी ये सेक्सुअलाइजेशन ले आते हैं, लेकिन ये डरते हैं प्योर सेक्सुअल एक्टिविटी में जाने से। ये हरकतें वैसे ही करेंगे कि सामने वाला ये सोचेगा कि शी और ही इज़ इंटरेस्टेड, बट जब एक्चुअली वो चीज़ें होंगी तो ये भागते हुए नज़र आएंगे वहाँ से। तो चाइल्ड लाइक इनकी विश होती है। सुपरफिशियली ये खुद सेल्फ एश्योर्ड होते हैं, कि क्या है, क्या सिचुएशन है, क्या करना है, उनको सब कुछ पता होता है। लेकिन इनके मेजर डाउट्स जो होते हैं, उनके खुद के गोल्स क्या हैं उसके बारे में ये श्योर नहीं होते, इनकी आइडेंटिटी क्या है उसके बारे में भी ये श्योर नहीं होते। इन जो इनकी जेन्युइन फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करने में भी इनको बड़ी डिफ़िकल्टी होती है, एंड जिसकी वजह से इनके इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं बन पाते। रिलेशनशिप्स जो इनके रहेंगे अब, तो वो किस तरह के रहेंगे? रिलेशनशिप्स जनरली इनके ये इनसैनिटेबल होते हैं। इनका सिर्फ इतना ही रिलेशनशिप से लेना देना इतना ही होता है, ये रिलेशनशिप से इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको अटेंशन मिलनी चाहिए, इनको अफेक्शन मिलना चाहिए, और इनके जो एक्टिविटी जैसे मैंने बताया सेक्सुअली सिडक्टिव बिहेवियर इनके जो होते हैं वो बच्चों जैसी विश के होते हैं, उन्हें नॉन सेक्सुअल अफेक्शन चाहिए होता है, प्रोटेक्शन चाहिए होता है, इनको सेक्स से कुछ लेना देना नहीं होता, बट वो हरकतें उनकी वैसी होती है। लेकिन वो बच्चों वाली चीज़ें हैं कि वो डिमांड क्या करते हैं उस रिलेशनशिप से, अफेक्शन, प्रोटेक्शन, दैट इज़ ऑल। नाउ नेक्स्ट जो पर्सनैलिटी है वो एस्थेनिक पर्सनैलिटी है। एस्थेनिक पर्सनैलिटी क्या होती है? ये लोग वो लोग होते हैं जिनमें एंथुसियाज्म बिल्कुल ही गायब होगा, लो एनर्जी दिखेगी, इनको कोई भी एन्जॉयमेंट या प्लेजर में इंटरेस्ट नहीं होगा, एक इनकेपेबल होता है, एक्चुअली इनकेपेबल होते हैं किसी भी चीज़ को एंजॉय करने में या किसी चीज़ का मज़ा उठाने में। इनका अगर इमोशनल स्ट्रेसेस या फिज़िकल स्ट्रेसेस भी छोटे मोटे भी आ गए तो ये रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते ठीक से। ये जो लोग होते हैं ये हमेशा अपनी जो डिस्ट्रेस है उसको ख़त्म करने के लिए रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये हेल्पलेस फील करने लगते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि इनके काम नहीं होते तो ये हेल्पलेस फील करने लगते हैं, और ये हमेशा ये विश करते हुए दिखाई देंगे काश मेरे पास चीज़ें होती तो मैं ऐसा कर पाता या कर पाती। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो कर पाएंगे, उनको इवन रिसोर्सेज भी दे दो तो भी वो इसी तरह के होंगे कि नहीं करेंगे। सो ये हमेशा अपने आप को कमज़ोरी समझते हैं, एनर्जी नहीं रहेगी, और सुस्त टाइप का इंसान जिसे आप कहते हो ये उसी टाइप के लोग होते हैं। और इनके जब काम पूरे नहीं होते तो ये डिस्ट्रेस्ड फील करते हैं, हेल्पलेस फील करने लगते हैं।
नाउ नेक्स्ट इज एंटी सोशल पर्सनैलिटी। अगेन ये पिंक हाईलाइट है, क्लस्टर बी में आएगा ये। क्लस्टर बी में आप फिर से पढ़ेंगे एंटी सोशल पर्सनैलिटी के बारे में। ये बहुत आम चीज़ है जो आजकल बच्चों में देखने के लिए मिलती है, और आगे जाके वो क्या बन जाते हैं वो भी आप समझ जाएंगे। इसको हम पहले सोशियोपैथिक के नाम से जानते थे, लेकिन अब सोशियोपैथिक नाम हट गया है और इसको एंटी सोशल पर्सनैलिटी कहते हैं। इनका जो बिहेवियर होता है वो इस तरह का होता है कि बहुत ज़्यादा जो सोशल नॉर्म्स है उनको ये फॉलो नहीं करते, इनका हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है सोशल नॉर्म से। यहाँ आप ज़रा मोड्स को नॉर्म्स में चेंज कर देना। अगर आपने बुक मेरे सामने खोली हुई है अभी, ये वीडियो सुनते टाइम आपने खोली है, तो इसको नॉर्म्स कर देना। ये सोशल नॉर्म्स है, सोशल मोरेज नहीं है। तो सोशल नॉर्म्स को उसके साथ ही हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में नज़र आएंगे, बार बार ऐसी बिहेवियर करेंगे जिससे वो सोशल नॉर्म्स को तोड़ते हुए नज़र आएंगे। डिलिक्वेंट बिहेवियर होता है, डिलिक्वेंट मतलब इलीगल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, उस तरह गुंडा वाला हरकत, वैसी हरकतें दिखती हैं। और इसमें इन्होंने बोला डिलिक्वेंट बिहेवियर इज़ नॉट द सोल पैटर्न बट इज़ एकम्पनीड बाय इम्पल्सिवनेस। यानी ये हमेशा ये डिलिक्वेंट नहीं होते, लेकिन ये बिहेवियर इनमें होता है। लेकिन कब होता है? जब ये इम्पल्सिवनेस शो करते हैं या इररेस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं, या फिर इनको इस तरह की जब हरकतें होती हैं तब इनकी इलीगल एक्टिविटीज़ भी सामने आ जाती हैं। वैसे ये गैर कानूनी हरकतें नहीं करते, लेकिन इनकी बाकी एक्टिविटीज़ के साथ ऑटोमेटिकली ये अटैच हो जाती है डिलिक्वेंट एक्टिविटीज़। और इनको है ना गिल्ट भी नहीं होता, जो उन्होंने हरकत की है किसी इवेंट में, अगर उन्होंने कुछ गलत कर भी दिया तो उनको गिल्ट फील नहीं होगा। और दूसरों के प्रति भी ये ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं। इनके जो भी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होगी वो भी सुपरफिशियल होगी। ये हमेशा सुपरफिशियली दिखाएंगे, हाँ मैं बड़ा दुखी हुआ आपकी ऐसी हालत देख के, लेकिन अंदर से उनको इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाले के साथ क्या हो गया, या क्या कुछ कोई दुखी है, या इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इनकी नहीं होती, बहुत सुपरफिशियल रहती है। ये जो लोग हैं ये हर चीज़ को रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज करना मतलब जैसे कि अगर इन्होंने कोई गलती कर दी तो ये अपने ऊपर नहीं लेंगे, ये दूसरे के ऊपर डाल देंगे, बोले नहीं वो ऐसी सिचुएशन थी इसीलिए। जैसे अगर पेपर में फेल हो गए तो बोले नहीं क्वेश्चन पेपर ही टफ आया था, जानबूझ के मैम ने मुझे फेल करने के लिए टफ बनाया था। ये नहीं बोलेंगे कि हमने पढ़ा नहीं या हमने मेहनत करनी चाहिए थी, वो ये बोलेंगे कि पेपर ही डिफ़िकल्ट आया था और सब फेल है। इस तरह की रैशनलाइजिंग वाली बातें करेंगे कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और दूसरे के जो भी उसने काम किया वो कहेगा कि मेरा बिहेवियर उसकी वजह से ऐसा मैंने किया। इन अच्छा, इनमें फोर साइटेडनेस भी नहीं होती, ये फ्यूचर नहीं समझ पाते कि अरे मैं ऐसा करूँगा तो मुझे ऐसा हो जाएगा, ये भी नहीं होता, इनमें फोर साइटेडनेस नहीं दिखाई देगी। और ये इस तरह के जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी के लोग हैं ये 12 से लेकर 15 साल की उम्र तक के में शुरू हो गई होती है ऐसी एक्टिविटी। इनके जो चाइल्डहुड सिम्टम्स आप देखेंगे वो क्या क्या होंगे? चोरी, लैक ऑफ डिसिप्लिन, और हैबिट ऐसी जो जैसे कि ये बेड वेटिंग भी करेंगे। एन्यूरेसिस का मतलब होता है बेड वेटिंग करना। स्लीप वॉकिंग इनमें देखने के लिए मिलेगी, नेल बाइटिंग देखने के लिए मिलेगी। तो ये चीज़ें इन बच्चों में चाइल्डहुड में देखने के लिए मिलेंगी। तो जो बच्चे इस तरह की चीज़ें करते हैं बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो इनकी प्रॉब्लम जो होती हैं ये स्कूल में भी चलती रहती है। इनके वर्क रिकॉर्ड भी बहुत पुअर होते हैं। मैरिटल हिस्ट्रीज़ इनकी अनस्टेबल होती हैं, मतलब किसी बीवी के साथ नहीं पटती है इनकी, लड़ाई झगड़ा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। और इसके अलावा सोशल आइसोलेशन ज़्यादा पसंद है इनको। सेक्सुअल डेविएशंस भी इनमें देखने के लिए मिलते हैं, और ये अल्कोहल एंड ड्रग्स लेते हुए भी दिखाई देंगे आपको। ये हमेशा एंग्जाइटी या सोमैटिक कंप्लेंट्स करते रहते हैं। एंग्जाइटी तो आपको पता है, सोमैटिक मतलब बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो जाना, कहीं दर्द, कभी कुछ कभी कुछ। तो जो डिसऑर्डर है ये मेल्स में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। और ये भी एविडेंस है कि ये मैच्योरिंग होती है, मैच्योरिंग आउट कहते हैं इसको। यानी ये जो प्रॉब्लम है ये 30-40 के उम्र तक आते आते ये अपने आप ही कम होने लगती है, डिक्रीज़ हो जाती है एंटी सोशल बिहेवियर इनका जो ओवरऑल चल रहा था 30 से लेकर 40 के बीच में। नेक्स्ट है पैसिव एग्रेसिव पर्सनालिटी। पैसिव एग्रेसिव पर्सनालिटी को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पैसिव पर्सनालिटी, पैसिव एग्रेसिव एंड देन एग्रेसिव।
हम वन बाय वन तीनों को समझेंगे। पैसिव टाइप वो होते हैं जो हेल्पलेसनेस फील करते हैं, इनडिसिसिवनेस इनमें देखने के लिए मिलती है, मतलब ये खुद के लिए कुछ डिसाइड नहीं कर पाते, हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं कि दूसरे आके इनको सपोर्ट करेंगे, इस तरह के होते हैं। और इनको पैसिविटी होने की वजह से इनको अटेंशन मिल जाता है, अफेक्शन मिल जाता है, और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी से आराम से भाग जाते हैं, क्योंकि ये तो हर चीज़ पे दूसरों पे डिपेंडेंट है, तो लोग यही बोलेंगे अरे इससे नहीं होगा, छोड़ दो इसको, इससे मत करवाओ। तो इस तरह से उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को वो अवॉइड कर पाता है, और दूसरों को ये कंट्रोल कर पाते हैं इसी बहाने, कि दूसरे आके इनकी बार बार केयर करेंगे इस तरह से। पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर के बारे में अब बात करेंगे। पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर वो होता है जिसमें आपको ये लोग कभी इनएफिशिएंसी दिखाएंगे, प्रोक्रास्टिनेशन भी दिखाएंगे, लोगों का मजाक उड़ाते नजर आएंगे, हैं। एंड सुलेननेस का मतलब होता है इस तरह का गुस्सा वाला बिहेवियर दूसरों के साथ जो इंसान करे, और कभी भी स्माइल करने के लिए तैयार ना हो, और कभी भी वो दूसरों से प्लीसेंट बिहेवियर ना करे, उसे सुलीनेस कहते हैं। टेंट्रम जैसे बिहेवियर शो करेगा, प्रोवोकेटिव हरकतें करेगा, जिससे लोग उकसाने वाली हरकतें करेगा। आर्ग्यूमेंटेटिवनेस दिखाई देगी, हमेशा आर्ग्यूमेंट ही करता रहेगा लोगों से, खास तौर से उन लोगों से जो अथॉरिटी पे हैं, उनसे बहस करना भी मतलब का। ये पैसिव एग्रेसिव वाले लोग होते हैं। और ये हमेशा इनका जो बिहेवियर होता है, हमेशा ये डिनाई करते हैं डिपेंडेंसी नीड्स को, कि इन ये दूसरों पर डिपेंडेंट है ये सब। ये हमेशा बोलते नहीं, हम तो अपने आप ही सब कर लेते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, इस तरह की हर ऐसे बोलते हैं। नाउ अब हम अच्छा, इनका ये जो बिहेवियर है वो माल एडेप्टिव बिहेवियर में ही आएगा, और ये दूसरे इसी वजह से भाग जाते हैं, इनके पास भी नहीं रहते। ये जो इंडिविजुअल है, ये कोई भी जो नॉर्मल सपोर्ट किसी को मिलता है वो भी इनको नहीं मिलता इसी वजह से। सो ये आपको ध्यान रखना है। तो पैसिव एग्रेसिव तो यहीं तक था, कि जहाँ पे पैसिव ऑब्स्ट्रक्टिनिज्म के बारे में बात किया है। और ये जो मैंने लास्ट का आपको बताया सुलेननेस से, वो एग्रेसिव टाइप की पर्सनालिटी का है, कि टेंट्रम शो करना, प्रोवोकेटिव आर्ग्यूमेंटेटिव होना, ये सारी चीज़ें एग्रेसिव की हैं जो मैंने नीचे नीचे बताया, कि ये हमेशा डिनाई करते हैं डिपेंडेंसी, क्योंकि एग्रेसिव है ना टाइप, तो ये इनको चाहिए होता है तो भी ये डिनाई करते रहते हैं। पैसिव एग्रेसिव में दोनों चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, इनएफिशिएंसी भी होगी इनमें, प्रोक्रास्टिनेशन भी होगा, दूसरों से ठीक से बात भी नहीं करेंगे, और हमेशा सुपरफिशियल कंप्लायंस दिखाएंगे, मतलब हाँ में हाँ मिलाएंगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं हाँ में हाँ मिलाएंगे, छुप छुप के हाँ में हाँ मिलाएंगे अगर इनको मिलाना है तो, कभी खुल के सामने नहीं आते हैं। तो ये इस तरह के होते हैं। और ये कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो उस टास्क को कंप्लीट नहीं करते पैसिव एग्रेसिव वाले, और हमेशा कंप्लेन करना शुरू कर देंगे किसी ना किसी चीज़ को लेकर, कि नहीं इसमें तो ऐसा नहीं है इसलिए मैं नहीं कर सकता। तो दोनों चीज़ें होती हैं पैसिव एग्रेसिव में, डिपेंडेंसी भी शो करते हैं, शेर भी बनते हैं, और जब यहाँ इनको शेर वाली हरकतें दिखाने का टाइम आता है तो ये पीछे भग जाते हैं। तो इस तरह के होते हैं। नाउ नेक्स्ट 10th पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज इनएडिक्वेट पर्सनैलिटी। इनएडिक्वेट नाम से ही पता चल रहा है, ये वो होते हैं जो एक पर्सनैलिटी डिफाइन नहीं कर पाते खुद को। ये इंडिविजुअल वो होते हैं जो स्ट्रेस को रेस्पॉन्ड इन इफेक्टिव वे में करते हैं, मतलब ये ठीक से समझ ही नहीं पाते, या ये बता ही नहीं पाते कि इनको स्ट्रेस हो रहा है या इनको कोई डिफ़िकल्टी है। इनका जजमेंट बहुत पुअर होता है, ये इनएप्टनेस शो करते हैं, इनमें एनर्जी की कमी होती है, इनकी प्लानिंग बहुत पुअर होती है, इनकी परफॉर्मेंस भी पुअर होती है, तो इसीलिए ये इनएडिक्वेट पर्सनालिटी माने गए हैं। इनका काम में कुछ आपको बढ़ चढ़ के नज़र नहीं आएगा, बहुत बहुत बेकार काम करके देंगे और आपको गुस्सा आएगा इनके ऊपर कि क्या किया है ये। तो ये इस तरह के लोग होते हैं, और ये एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो मार्जिनल सोसाइटी से आते हैं, जो लोग गरीब हैं या इस तरह के हैं। सोशल रिलेशनशिप इनकी बहुत सही नहीं होती है, और ये हमेशा ऐसे जॉब लेते हैं जो नॉन डिमांडिंग हो, जहाँ पे इनसे ज़्यादा कोई पूछताछ ना करे कि भाई तुमने ये काम किया कि नहीं किया। इनको आराम का काम चाहिए, कि कोई इनसे कुछ बोले ना, और हमेशा ये काम से दूर भागने की कोशिश करते हैं।
इनका फिजिकल और मेंटल डिफेक्ट का अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला, यानी कि इनके दिमाग में कोई खराबी नहीं है, शरीर में कोई खराबी नहीं है, बस ये होते ही हैं इस तरह की कि भाई कम कम में ही काम चल जाए। अच्छा, इनके जो डायग्नोसिस जब करते हैं तो हमें इनकी सोशल वैल्यूज़ को ज़रूर जज करना होता है, तभी हमें पता चलेगा ये कौन लोग हैं। अगेन ये जो होते हैं ये लोअर सोशियो इकोनॉमिक लेवल से बिलोंग करते हैं ऐसे लोग, और सोशल कल्चर और एक्सपीरियंशियल डेप्रीवेशन इनकी लाइफ में दिखा है। मतलब ये लोअर सोशियो इकोनॉमिक लेवल से तो होते ही हैं, साथ में जिस लेवल पे जहाँ वो थे, पास्ट जो एक्सपीरियंसेस थे वो इनके बहुत बेकार रहे हैं। कल्चर इनका बहुत ही डिप्राइव रहा है, कुछ किसी ने कोई सिखाया नहीं। इनका जो सोशल ग्रुप है वो भी ज़्यादा बढ़िया नहीं रहा, इस वजह से ये इस तरह के हैं। इनको बार बार फेल्योर इन्होंने फेस किया अपनी लाइफ में, और इसी वजह से उनका जो बिहेवियर है वो पैसिव टाइप का हो गया है, पैसिव स्टाइल का हो गया है। ये जो लोग होते हैं ये वेलफेयर रिसिपिएंट्स होते हैं, मतलब जैसे स्लम के लोग होते हैं उनको सरकार कुछ ना कुछ डोनेट करती रहती है, कुछ पैसा मिल जाता है कहीं से, दान दान दक्षिणा, इस तरह के ये लोग होते हैं जो दान दक्षिणा लेते हैं। तो उनमें ये वाली पर्सनैलिटी ज़्यादा पाई जाती है, और या ये इंस्टीट्यूशंस में रहने वाले लोग होते हैं। नाउ लास्ट जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो है सेक्सुअल डेविएशंस। सेक्सुअल डेविएशंस के बारे में बता रहे हैं जो रिपीटेटिवली और कंपल्सिवली इनका इंटरेस्ट जब सेक्सुअल सेक्स की तरफ तो होता है, लेकिन सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स की तरफ ज़्यादा होता है। अपोजिट सेक्स की तरफ नहीं होगा, मतलब मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, वो सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होगा। सेक्सुअल एक्ट्स जो होंगे वो इंटरकोर्स की तरफ लेके नहीं जाएंगे इनको, और इनका इंटरकोर्स से कोई लेना देना नहीं होता। और इनका स्टाइलाइज्ड बिहेवियर होता है जिसे सेक्सुअल सैडिज्म कहते हैं, उस तरह का बिहेवियर होता है। ये जो बिहेवियर होता है ये रिफ्लेक्ट करता है कि इनकी डेवलपमेंटल डिफ़िकल्टीज़ तो पक्का है, कम से कम इनमें डेवलपमेंटल डिफ़िकल्टीज़ आई है, इनका बिहेवियर ये चीज़ रिफ्लेक्ट करता है। अगर साइकोपैथोलॉजी नहीं है तो जो इनका डेविएंट सेक्सुअल बिहेवियर होता है ये एक अटेम्प्ट होता है कि उनको सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिले, यानी कि इनको ये लगता है कि इनमें कुछ कमी है, और कमी है इस वजह से ये प्रॉपर इंटरकोर्स नहीं करते, ये उसको फील करने, लेकिन कंप्लीट फील करने के लिए दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दी ऑब्जेक्ट्स। सो इनको डर भी रहता है कि एडल्ट सेक्सुअल प्रैक्टिसेस से जो चीज़ें हैं उनसे ये डरते हैं ऐसे लोग। सो ये इसके बारे में बात की जा रही है। अगेन लोग ये भी कहते हैं कि जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, ये यहाँ तक तो जो मैंने ऊपर बताया ये तो था सारी पर्सनैलिटीज़ के बारे में। अब क्लिनिशियंस भी अगेन आर्ग्यू करते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज देते रहते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के ऊपर। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स ऐसा भी कहा गया है कि ये इनहेरिटेड भी हो सकती है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि एनवायरनमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जब कोई इंसान ग्रो अप हो रहा होता है अपनी लाइफ में तो उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स तब डेवलप होते हैं, और इस वजह से एनवायरनमेंट कारण है। कौन कारण है, क्या कारण है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो वॉच करना होगा जो इसके बाद का है। आपको कोड से पता ही चल जाएगा, उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 लिखे रहते हैं, और प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा कोड के साथ सीक्वेंस में लगे हुए वीडियोस मिल जाएंगे, तो प्लीज़ प्ले लिस्ट ज़रूर वॉच कर लिया करें। फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। सेल्फ स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट, ये सिर्फ एक रिवीजन का काम करेंगे मेरे वीडियो, या फ्रेमवर्क देने का काम करेंगे, इसीलिए प्लीज़ डू नॉट स्टिक कम्प्लीटली टू दीज वीडियोज़। ये एक रफ़ रिकॉल है जिससे आपको रिकॉल हो जाए चीज़ें, तो सेल्फ स्टडी पक्का करें। ये वीडियो बिल्कुल इस इंटेंशन से नहीं बने कि आप इनको पढ़ के जाएँ और पेपर दे आएँ। आपको समझना होगा अपना करियर के लिए सीरियसली चीज़ें देखनी होंगी और करनी होंगी। यू आर द बेटर जज वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ। सो आई होप मेरे वीडियोज़ आपको वो पर्पज़ तो सॉल्व कर ही रहे हैं जिस पर्पज़ के लिए मैं ये वीडियोज़ बना रही हूँ। सो अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। शेयर करना आपकी ज़िम्मेदारी है, वीडियो बनाना मेरी है, तो आई एक्सपेक्ट यू गाइज टू शेयर माई वीडियोज़। प्रेस दी नोटिफिकेशन बेल सो दैट आपको मेरे लाइव सेशंस का टाइम पता चल जाए। मैं जनरली संडेज़ को आती हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं भी आती हूँ, तो अगर आप नोटिफिकेशन प्रेस करेंगे नोटिफिकेशन बेल तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा जब भी मैं ऑनलाइन आई होगी। सो हम और बातें कर सकते हैं, हम और डिस्कस कर सकते हैं चीज़ें, नॉट दिस बट रिलेटेड टू योर रियल लाइफ ऑल्सो। सो कीप वॉचिंग, स्टे पॉजिटिव, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी सेफ,
बाय।